नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे थे द्रव और उनकी अवस्थाएं, मैटर एंड इट्स स्टेट का पार्ट 1। आज हम लोग देखने वाले हैं इसका पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले मिक्सचर का जो पृथक्करण यानी कि अलग किया जाता है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो हम लोग छः तरीका से मिक्सचर को अलग करते हैं। किस किस तरीका से? तो फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन यानी कि अवसादन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी अवसादन, क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन जो आप लोग को पढ़े होंगे, सब्लिमेशन जो कपूर को डायरेक्टली ठोस से गैस में परिवर्तन कर दिया जाता है, और एक होता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इन 6 तरीका से मिक्सचर को अलग किया जाता है। तो चलिए सबको बारी बारी से हम लोग देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ठोस द्रव में मिला हुआ हो और उसको अलग करना हो, जैसे कि रेत और पानी। एक एग्जाम्पल दे दिए हैं, रेत और पानी। इसमें कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे कि घर में पहले स्टील का इस तरह से फिल्टर आता था। ठीक है, और यहाँ पे कैंडल लगा हुआ रहता था 2 अब इस कैंडल में जब पानी छन के नीचे आता था तो आप लोग देखे होंगे कि इस कैंडल के चारों ओर और प्लस यहाँ जब भूमि पे यहाँ पे क्या होता था कि छोटे छोटे मिट्टी के कण आ जाते थे। तो ये क्या था? ये सेम चीज़ है, ये फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन, इसी को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, जब कोई द्रव में ठोस मिला हुआ हो और उसको हम लोग को अलग करना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग फिल्ट्रेशन के माध्यम से अलग करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल एक दे रहे हैं, रेत और पानी। ठीक है, फिर इस तरह से दूसरा आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इसमें क्या होता है? इसमें दोनों ही द्रव होता है, यानी कि दोनों ही लिक्विड होता है। अब 2 लिक्विड मिला हुआ हो और उसको अलग किया जाता है, जैसे कि जल और अल्कोहल। ठीक है, तो जल और अल्कोहल, तो इस विधि से किसके जल और अल्कोहल, इससे हम लोग किसको अलग करते हैं? किस विधि से अलग करते हैं? तो डिस्टिलेशन अवसादन के आसवन की विधि से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की जरूरत है, एक डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोनों सेम चीज़ होता है, एक ही चीज़ होता है। अंतर क्या है हम बता रहे हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि 2 द्रव यानी कि 2 लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जो उबलने का जो पॉइंट होता है यानी कि टेम्परेचर होता है, वो अगर मोर देन 25 डिग्री रहा, अगर 25 डिग्री से ज़्यादा रहा, यानी कि इसको इस तरह से समझिए, एक लिक्विड है, एक दूसरा लिक्विड है। एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक दूसरा लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 डिग्री। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 50 डिग्री का अंतर है, यानी कि इसके और इसके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ कितना? 50 डिग्री का, यानी कि 25 डिग्री से ज़्यादा हुआ। तो इस तरह का जो भी लिक्विड रहेगा जिसका टेम्परेचर के बीच का जो गैप रहेगा वो 25 डिग्री से ज़्यादा रहेगा, उसको किससे करते हैं? डिस्टिलेशन यानी कि आसवन विधि से अलग किया जाता है। लेकिन जब 2 लिक्विड है, एक लिक्विड और एक दूसरा लिक्विड, अगर इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है, दूसरा का टेम्परेचर है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब इसके बीच में जो टेम्परेचर का जो गैप होता है, गैप है कितना है? 5 डिग्री का है, या फिर 10 डिग्री का, या 15 डिग्री का, या 20 डिग्री का, या फिर 25 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर 25 डिग्री से कम होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, तो उसको हम लोग किस विधि से अलग क्या करते हैं? उस मिक्सर को उसको करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम उत्पाद, जितने भी पेट्रोलियम का उत्पाद होता है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, इन सब को जो अलग करते हैं उसको हम लोग करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ठीक है, चलिए ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर, वो जो अंतर बताया ना अभी टेम्परेचर का, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहा तो हम लोग किससे करते हैं? आसवन से, डिस्टिलेशन से, और 25 डिग्री से कम रहा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। चलिए नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन आप लोगों को पता है, वो क्रिस्टलाइजेशन जब कोई मतलब ठोस को शुद्ध ठोस में प्राप्त किया जाता है, उसको हम लोग जो जिस विधि से प्राप्त करते हैं शुद्ध ठोस, उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसका एग्जांपल एक हम दे दिए हैं ताकि आप लोग बाकी जो ऑब्जेक्टिव में कई सारे अभी एग्जांपल मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट होता है सब्लिमेशन। ये आप लोग सबको अच्छे से जानते होंगे, जैसे कि कपूर, ठीक है, अमोनियम सल्फेट, नमक जो होता है NaCl, वो ये सब किसका एग्जाम्पल है? ठोस और गैस में सीधा बन जाता है, ठोस से सीधा गैस में बन जाना, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ये सब इसका एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यानी कि इसी क्रोम से आ जाता है क्या? रंग। ठीक है, तो रंग विलयन पृथक्करण इसका नाम है। ठीक है, और ये क्या करता है? स्याही के रंग को अलग करना इसका एक एग्जांपल है। जैसे कि डाई क्लीनर में अगर कोई दाग लग जाता है रंग का, डाई क्लीनर में देते हैं तो वो हम लोग को छुड़ा के दे देता है। तो किस विधि से करता है? क्रोमेटोग्राफी। स्याही, कोई पेज है, पेज में कई सारे स्याही अगर लग गया, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कई सारे रंग लगा हुआ है, उसको अगर अलग करके एक रंग में लाना है या फिर अलग करना, पूरा रंग को हटाना है, तो भी हम लोग क्रोमेटोग्राफी से ही करते हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? ये बहुत जरूरी समझना आगे, क्योंकि इसी से पूरा क्वेश्चन है। तो चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये जो हिंदी है ना, हिंदी को आप लोग ना रखिए याद, लेकिन इंग्लिश को जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार इंग्लिश ही भर देता है, हिंदी देता ही नहीं। ठीक है, चलिए
निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन विधि का उपयोग किसके पृथक्करण के लिए किया जाता है? तो किसके पृथक्करण के लिए किया जाता है? हम लोग बताया कि द्रव में जब घुला हुआ ठोस रहता है उसको अलग करने के लिए करते हैं। जैसे कि हम लोग बताया कि घरेलू फिल्टर के एग्जाम्पल दिए स्टील वाला, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? ठोस और द्रव के लिए, ठीक है। ठोस और द्रव के लिए इसका यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट है निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन प्रक्रिया में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फिल्ट्रेशन ये जो प्रक्रिया है इसमें हम लोग जो कई सारे उपकरण का प्रयोग करते हैं फिल्टर के लिए। उसमें से एक जो है जो ऑप्शन के अनुसार है वो है फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा भी आप लोग को याद रखना है कौन कौन सा, क्योंकि एग्जाम में चेंज कर सकता है। तो फिल्ट्रेशन जिसको छन्नी भी बोलते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर कपड़े का टुकड़ा, देखिए जब चापाकल होता है नल में जब हम लोग पानी लेने के लिए जाते हैं और अगर वो नल में मिट्टी निकलता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, कपड़ा बांध देते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग का पानी छन के आता है। तो वही छन्नी यानी कि फिल्ट्रेशन का ही एग्जाम्पल है। कपड़े का टुकड़ा, ठीक है, चुनकर फनल और वैक्यूम फिल्टर जैसे उपकरण का यूज़ किया जाता है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या किसका करते हैं? प्लेट और फ्रेम फिल्टर, रोटरी ड्रम फिल्टर, बैग फिल्टर और डिस्क फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में और जो नॉर्मल लाइफ में यूज़ किया जाता है सब यहाँ पे दिया गया है। ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिएगा, कहीं से भी एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन में दे सकता है। नेक्स्ट है निस्यंदन फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर मीडिया का कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो आप लोग देखे होंगे घरों में छलनी होता है इस तरह से, ठीक है। किसी में बड़ा बड़ा छेदा होता है जो आटा छानने के लिए करते हैं, एक बालू छानने के लिए भी एक इस तरह से छन्नी आता है, उसमें बड़ा बड़ा इसका पोर रहता है, ठीक है। तो इसका मेन जो पर्पस होता है, कारक जो होता है वो होता है कि फिल्टर का छिद्र, तो फिल्टर मीडियम का छिद्र होता है इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होता है निस्पंदन, ठीक है। फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में किस कारक के कारण तरल पदार्थ फिल्टर माध्यम से प्रवाहित होता है? तो तरल, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसका आंसर गुरुत्वाकर्षण और फिल्टर में दाब का अंतर दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से चूज करना है। अगर क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया रहता है ए और सी तो हम दोनों मारते, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन है और एक ही मतलब अलग अलग सबका दे रखा है, ए और बी में नहीं दे रखा है, तो आपको एक ही चूज करना है। और उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फिल्टर में दाब के अंतर, ठीक है। फिल्टर में दाब में जो अंतर होता है उसके कारण से फिल्ट्रेशन होता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण, अगर हम फिल्टर नॉर्मल हम लोग जो पानी का फिल्टर रहता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ जाता है, ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन क्या दाब तो रहता है ना, दबाव तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बनता ही है वहाँ पे। लेकिन एक इसी का आप अगर बोल दें कि एक होता है कैपिलरी ट्यूब, इसे भी तो छन के पानी ऊपर की ओर आता है, जैसे कि हम लोग को भूमिगत जल ऊपर की ओर आता है छन के, तो वो भी तो होता है इसका एग्जाम्पल। तो इस कारण से इसका सबसे जो सटीक जो आंसर होगा वो हो जाएगा फिल्टर में दबाव अंतर। अगर ए और सी दोनों रहता तो यहाँ पे हम दोनों करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान फिल्टर पेपर पर रहने वाले ठोस कण जो छन जाता है, ठोस कण को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं अवशोषण, अवशेष बोलते हैं। यानी हम लोग पढ़े होंगे कि अवशेष बच जाता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जिसका यूज़ नहीं होता है उसको अवशेष बोला जाता है, इसको अवशेष कहते हैं। नेक्स्ट है डाब फिल्टर। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, डाब फिल्टर की निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन दर क्या होती है, ठीक है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन में आता है लेकिन आप लोग याद कर लीजिए, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 6000 से लेकर के 15000 लीटर प्रति घंटा प्रति वर्ग मीटर फिल्टर क्षेत्र, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डाब फिल्टर। जैसे कि इसको पूछना नहीं चाहिए लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये +2 लेवल और अबव का में इसको पूछा जाता है, ठीक है। मतलब ग्रेजुएट लेवल में इसको पूछा जाता है, लेकिन ग्रुप डी लेवल में इसको नहीं पूछना चाहिए लेकिन पूछ देता है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिलेशन विधि यानी कि आसवन विधि। डिस्टिलेशन बोले दो लिक्विड को अलग किया जाता है। डिस्टिलेशन विधि का उपयोग किसके पृथक्करण के लिए किया जाता है? तो किसके पृथक्करण के लिए किया जाता है? तो देखिए इसमें क्या होता है, लिक्विड है तो इसको भाप वाष्पन करेंगे यानी कि वाष्पशील मिश्रित द्रवों के लिए, ठीक है। जो वैसे द्रव जो हम लोग बॉइलिंग करके उसको उड़ा सकते हैं भाप बन के और फिर उसको फिल्टर कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। डिस्टिलेशन में कौन सा उपकरण वाष्प को ठंडा कर पुनः द्रव में बदलता है? तो आप लोग को पता होगा एसी में आप लोग देखें वो कंडेंसर एक लगा होता है, ये क्या करता है, वो एसी से पानी टपकता है, ये कैसे टपकता है, जो एक्स्ट्रा हीट को अब्सॉर्ब करता है और फिर उसको क्या करता है, कंडेंस करके वाटर में चेंज कर देता है, बदल देता है, या इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंडेंसर। नेक्स्ट हो जाएगा समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो आसवन कहा जाता है, फिल्ट्रेशन हम अभी बोले, ठीक है। माफ कीजिएगा, आसवन डिस्टिलेशन को बोला जाता है, फिल्ट्रेशन को नहीं बोला जाता, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन प्रक्रिया
में मुख्य रूप से कितनी प्रक्रियाएं शामिल होती है? तो डिस्टिलेशन जो प्रक्रिया होता है आसवन, उसमें मुख्य रूप से 3 होता है, ठीक है। लेकिन कई बुक में 3 और कई में 2 ही को मान के चला है, ठीक है। ऑप्शन में 3 नहीं, हम 2 दे रखे हैं, वाष्पन और संघनन। एक होता है कलेक्ट करना, इसको कलेक्शन को भी मान लिया, कई बुक में इसको कलेक्शन को मानता ही नहीं है, ठीक है। ये 2 ही प्रक्रिया को लेकर चलता है, जो मेन होता है ना जो मेन, तो उसको 2 ही मान के चला है। तो अगर आप लोग को 2 रहेगा वाष्पन और संघनन, तो 2 को मारना। वाष्पन पहले उबाला जाता है, फिर संघनन उसको डेंस किया जाता है, फिर लिक्विड में चेंज किया जाता है, और फिर उस लिक्विड को कलेक्ट कर लिया जाता है, तीसरा वाला, ठीक है। तो ये 3 होता है, लेकिन कई बुक में 2 ही माना है, तो अभी 2 लेके चलिए, ठीक है। अगर तीनों दे देगा तो तीनों ही आप लोग आंसर में कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन में दोनों और तीनों अगर ये भी दिया रहेगा और एक कलेक्शन वाला भी दिया रहेगा, तो आप लोग को तीनों मान के चलना है, कलेक्शन वाला भी लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिलेशन का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर अब देखो, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आप लोग को मतलब संभल के इसको टिक करना है। पानी और एथेनॉल, ठीक है, और नमक और पानी, ये दोनों ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों ही सही हो जाएगा। लेकिन कई बार इसको नहीं मानता पानी, क्योंकि देखो नमक तो क्रिस्टल के फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे आसवन या डिस्टिलेशन में सिर्फ लिक्विड को अलग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नमक तो क्रिस्टल के फॉर्म में हो गया, लेकिन फिर समुद्री जल को ले लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है इसी में, डिस्टिलेशन में ही, ठीक है। तो इस बेसिस पे यहाँ पे इसका आंसर अगर दोनों ही ए और बी के फॉर्म में दिया रहेगा, तो आपको दोनों ही टिक करना है, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ए और बी के फॉर्म में नहीं दिया रहेगा, अगर डी में अगर नन दिया रहेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको पानी और एथेनॉल को ही आप लोग को टिक करना है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये एक में नहीं होता, 2 पार्ट इसलिए इसको हमको करके लाए हैं, और इसमें समझने लायक बहुत चीज़ें हैं। ऑप्शन का खेल रहता है, ऑप्शन अगर आप लोग देखिएगा हड़बड़ा के नहीं टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, डिस्टिलेशन द्वारा जल को शुद्ध करने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए, जल को जब हम लोग शुद्ध करते हैं तो प्योर शुद्ध यानी कि डिस्टिल्ड वाटर बन जाता है, यानी कि अशुद्ध जल बन जाता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अशुद्ध जल। किस प्रकार के आसवन का उपयोग उन द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिसके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है? तो ये हम लोग अभी बताए थे ऊपर में जो पूरे 4 दिए थे। तो एक होता है डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जब बहुत कम अंतर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का अंतर रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रैक्शनल प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन यानी कि भाप आसवन का उपयोग किस यौगिक के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो इसका कई सारे होते हैं जिसको शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार, और माफ कीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। इसका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा एनिलीन। इसके अलावा भी भाप आसवन यानी कि स्टीम डिस्टिलेशन का उपयोग उन द्रवों के लिए किया जाता है जो जल के साथ मिश्रित नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एनिलीन, नाइट्रोबेंजिक ऑयल, ऑयल भी नहीं होता जल में, घी, ठीक है। तो ये सब जो भी है, ये सब किस में आ जाएगा? स्टीम डिस्टिलेशन में इसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के विभिन्न अंशों को पृथक्करण करने की विधि को क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, प्रभाजी आसवन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायु में ऑक्सीजन, ठीक है, चाहे पेट्रोलियम का जो भी प्रोडक्ट है अलग किया जाता है उससे, चाहे वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सबको अलग करने का भी विधि को ही प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया से क्या प्राप्त किया जाता है? तो शुद्ध ठोस प्राप्त किया जाता है। क्या जगह? शुद्ध ठोस पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ऊपर में ये सब बता चुके हैं। क्रिस्टलीकरण निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन की तुलना में बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि जो होता है ना, यह ठोस को शुद्ध रूप में दे देता है। कौन? क्रिस्टलीकरण निस्यंदन से बेहतर है, फिल्ट्रेशन से बेहतर है, क्योंकि यह ठोस को शुद्ध रूप में ले आता है, ठीक है। कौन? क्रिस्टलीकरण। चलिए नेक्स्ट है, कॉपर सल्फेट के द्वारा क्रिस्टल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो अभी बताएं, क्रिस्टलीकरण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अभी तक, ठीक है। ऊर्ध्वपातन जो होता है, ये क्या करता है कि जो ठोस होता है उसको डायरेक्टली गैस में चेंज कर देता है, ठीक है। इसको डायरेक्टली ठोस को सीधा गैस बना देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो एग्जाम्पल है, हम पार्ट 1 में पूरा एग्जाम्पल करवा रखे हैं और इसके बारे में बहुत अच्छे से आप बता रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 जाके देख लें, ये सब अच्छे से वहाँ पे करवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता है? कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित होता है? एग्जाम्पल वहाँ पे देख लेना पार्ट 1 में, अमोनियम क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन में।
क्रोमेटोग्राफी का उपयोग किया जाता है। देखो क्रोमेटोग्राफी, क्रोम से आ जाता है रंग, और जो रंग में जो द्रव में जो मिला हुआ रंग होता है उसको अलग करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे द्रव में घुले हुए पदार्थ को अलग करने के लिए हेतु किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिए, आप लोग एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा। क्रोमेटोग्राफी विधि में कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? तो इसका क्रोमेटोग्राफी में जो घुलनशीलता में अंतर, जैसे कि बहुत सारे कलर है, ठीक है, कई सारे कलर है, अब हर एक कलर का जो घुलने का जो कैपेसिटी होता है अलग अलग होता है, तो उस विधि से ही इसको अलग किया जाता है, यानी कि घुलनशीलता में अंतर की विधि से ही इसको अलग किया जाता है। नेक्स्ट है स्याही, फिर यही आ जाएगा, अब माफ कीजिए क्रिस्टलाइजेशन नहीं, क्रोमेटोग्राफी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, स्याही यानी कि इंक कलर होता है, विभिन्न रंगों को अलग करने की कौन सी विधि होता है? तो क्रोमेटोग्राफी होता है। चलिए नेक्स्ट है तारपीन का तेल, यूकेलिप्टस का तेल, जितने भी तेल है यूकेलिप्टस का तेल आदि का निष्कासन तथा शोधन किस विधि से किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? किस विधि से किया जाता है? जैसे तारपीन का तेल हो गया, यूकेलिप्टस का तेल हो गया, तो इसको स्टीम डिस्टिलेशन से किया जाता है, भाप आसवन के द्वारा किया जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा। जिन मिश्रणों की अवशोषण क्षमता यानी कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग अलग होती है, उन्हें पृथक यानी कि अलग करने के लिए किन तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो हम बोले कि जिसका अलग अलग अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है उसको क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किया जाता है। अभी ऊपर में सेम क्वेश्चन है, बस इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है, क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी तकनीक की खोज किसने की थी? चलिए बताइए, क्रोमेटोग्राफी तकनीक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल स्वेट। ठीक है, मिखाइल स्वेट ने इसका खोज किया था क्रोमेटोग्राफी तकनीक का। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है किसी द्रव में अविलय यानी कि इनसोल्यूबल अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अति सूक्ष्म यानी कि इनसोल्यूबल अति सूक्ष्म जो मटेरियल मिला होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है, उसको अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए इस विधि से जो होता है ना, खून में अगर आपको कुछ इम्प्योरिटी आ गया है उसको भी अलग खून में जाँच कैसे किया जाता है? तो उसको किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका अति सूक्ष्म कण जो उसको नंगे आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, जैसे खून में प्लेटलेट्स को हम नहीं देख सकते, प्लेटलेट्स को देख सकते हैं क्या? तो इस तरह के WBC को, RBC को हम लोग नहीं देख सकते। तो और इसको कैसे किस विधि से अलग किया जाता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन की विधि से अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जांच प्रयोगशाला। सेम क्वेश्चन, जांच प्रयोगशाला टेस्टिंग लेबोरेटरी में ब्लड की जांच किस विधि से किया जाता है? सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसका ब्लड में ले आया है, फॉर्मेट चेंज कर दिया गया। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि अप केंद्रित होता है क्या इस प्रोसेस में? तो एक इस तरह से मशीन रहता है, ठीक है, ये घूमने वाला इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे जो है ना जिससे हम लोग का ब्लड निकाला जाता है, छोटा छोटा जो ट्यूब होता है उसको यहाँ पे पूरा लटका दिया जाता है इस तरह से, और इसको अब जोर से घुमाया जाता है इस तरह से। तो ये सेंट्रीफ्यूगल, जब सेंटर की ओर जो फोर्स आता है उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है, और जो सेंटर से अभी जाता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब घूमता है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, जिस कारण से जो ब्लड में जो एक्स्ट्रा जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसको अलग करके हम लोग जांच कर सकते हैं कि इसमें यूरिया कितना है या फिर कोई इसमें कुछ एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल आया है कि नहीं, उसको हम लोग जांच करते हैं। तो इसका क्या हो जाता है? अप केंद्रीकरण विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है जल और चौक। देखिए जल और चौक का अभी बताएं, पानी में जल और चौक, जैसे कि हम लोग जो फिल्टर होता है, फिल्टर में क्या करते हैं? अगर चौक मिला हुआ है, जैसे मिट्टी मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए मिट्टी को हम लोग कैसे अलग करते थे? फिल्टर से, फिल्ट्रेशन से। इस तरह अगर चौक उसमें मिला हुआ है तो उसको भी कैसे हम लोग करेंगे उसको फिल्टर? तो फिल्ट्रेशन के द्वारा करेंगे, निस्यंदन के द्वारा करेंगे। ठीक है, स्थिर अशुद्धियों, कोई अगर मान लीजिए अशुद्धि मिला हुआ जल में, स्थिर अशुद्धियों को हिलाए बिना जल की स्वच्छ परत को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं निस्तारण यानी कि डिकेंटेशन, निस्तारण विधि के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जल के उपचार यानी कि वाटर ट्रीटमेंट में ओजोन की प्रक्रिया क्या होती है? तो ओजोन हम लोग क्यों क्या करते हैं? क्योंकि उसको अगर कोई वहाँ पे इन्फेक्टेड है जल तो उसको डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका क्या जाता है? विसंक्रमण के लिए किया जाता है, ओजोन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे जितना भी डाले ना पूछा ही गया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, विलियन यानी कि सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन का, जो मिक्सर था, जो अलग करने की विधि था वो अलग हो, अब खत्म हो गया। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन से ही न्यूमेरिकल बनता है। अगर इस टॉपिक पे
अगर न्यूमेरिकल बनता है तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से बनता है, सॉल्यूशन से ही न्यूमेरिकल बनता है, तो न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, ठीक है। अक्सर अभी देखें, अभी न्यूमेरिकल दिखाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन को पहले समझते हैं। सॉल्यूशन मिलके बना होता है, सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलके बना होता है। तो एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट, ठीक है। आप लोग को हम फिर से कह रहे हैं कि आप लोग इंग्लिश में ही याद रखिए नाम, सॉल्वेंट और सोल्यूट, सॉल्यूशन मिलके बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ पूरी तरह से घुल जाता है, जैसे कि, और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जो चीज़ घुलता है, जैसे कि एक गिलास पानी है, अब ज़रा इसको समझते हैं। एक गिलास पानी है, अब एक गिलास पानी में 2 चम्मच हम यहाँ पे चीनी डाल दिए, चीनी घुल गया, तो जो घुल गया पूरी तरह से वो हो गया सॉल्वेंट, जो कम मात्रा में रहता है, वो हो गया सोल्यूट, ठीक है, वो होता है सोल्यूट जो कम मात्रा में रहता है। और जो ज़्यादा मात्रा में, जैसे पानी ज़्यादा मात्रा में था तो पानी को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जो कम मात्रा में रहता है उसको बोलेंगे सोल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में रहता है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। और दोनों को पूरी तरह से जो मिल गया, अभी शरबत बन गया, अभी शरबत को बोलेंगे सोल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया, सॉल्वेंट, सोल्यूट और सोल्यूशन में अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं बिलियन सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर जो रहता है। ये क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली उठा के इस तरफ पूछा गया था, ठीक है। और ये भी था और ये भी था। अब बताइए मारी किसको मारिए, तो वहाँ पे आप लोग को होमोजेनियस मिक्सचर पे मारना है, ठीक है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विलयन का प्रकार नहीं है, यानी कि विलयन यानी कि सॉल्यूशन का प्रकार नहीं है। तो देखिए पहले तो हम लोग देख लिए सॉल्यूशन क्या होता है, डिफिनेशन पढ़ लिए। अब सॉल्यूशन 3 तरह का होता है, इसका 3 टाइप होता है सॉल्यूशन का 3 टाइप होता है। कौन सा, एक होता है वास्तविक यानी कि ट्रू सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, और वो एक जो उसके मिला हुआ जो सोल्यूट होता है वो पूरी तरह से घुल जाता है, ठीक है, पूरी तरह से घुल जाता है, हम लोग नंगी आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं। यानी कि चीनी अगर पानी में घुल जाता है, चीनी को हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक यानी कि ट्रू सॉल्यूशन। एक होता है कोलाइडली सॉल्यूशन, ठीक है। और एक तीसरा होता है निलंबन सॉल्यूशन यानी कि सस्पेंशन सॉल्यूशन। ये 3 तरह का सॉल्यूशन होता है। इसको भी नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, नग्न आंखों से इसको हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन इसको जो निलंबन होता है सस्पेंशन, इसको हम लोग अपना जो खुला आँख होता है, जो नग्न आँख होता है, उससे हम लोग इसको देख सकते हैं आराम से, ठीक है, जो खुला हुआ रहता है। तो ये 3 तरह का होता है। कौन सा, 1, 2 और 3 यहाँ पर नहीं पूछा गया है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिकेंद्री विलयन यानी कि सेंट्रीपेटल सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों है, ये तीनों इसका टाइप है, ठीक है। और अब ये जो 3 टाइप है, इसमें से भी जो हम लोग को पढ़ना है वो होता है कोलाइडली सॉल्यूशन। अभी तो हम लोग तीनों टाइप से देखेंगे, लेकिन जो हम लोग को मैक्सिमम जो पढ़ना रहता है वो कोलाइडली सॉल्यूशन से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन में कणों का आकार कितना होता है, हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि इसका जो कणों का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से कम। 1 नैनोमीटर से कम, कई बार एग्जाम में ये पूछ देता है कि कितना मीटर, तो भाई मीटर होगा तो 10 टू द पावर, नैनोमीटर को चेंज करेंगे तो -9 मीटर, ये होता है मीटर में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगर सेंटीमीटर में अगर दे दे आपको ऑप्शन में तो क्या, तो इसको बताइएगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कोलाइडली विलयन, ठीक है। कोलाइडली विलयन में कणों का आकार कितना होता है, तो कोलाइडली विलयन में जो घुला हुआ रहता है उसमें कणों का आकार जो होता है, अच्छा ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कणों का आकार, इससे क्या मतलब है। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे चीनी है या एक गिलास पानी है, हम एग्जांपल दे रहे हैं। अब इस गिलास पानी में हम चीनी डाल रहे हैं, एक कम चम्मच डाले घोल दिए, फिर दूसरा चम्मच डाले घोल दिए, फिर तीसरा चम्मच डाले घोल दिए, डालते गए ये धीरे धीरे गाढ़ा होते गया। तो बस यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि कौन कितना गाढ़ा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे गाढ़ा हो गया। अब जैसे रसगुल्ला खाते हैं तो उसमें देखिएगा कि रसगुल्ला में जो शरबत की अपेक्षा जो रसगुल्ला का जो लिक्विड होता है वो थोड़ा लसलसा टाइप का होता है, क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीनी घोला गया है, ठीक है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कोलाइडली विलयन जो जिसमें ये जो नैनोमीटर जो नैनो पार्टिकल होता है, जो कण है, वही उसके कणों के साइज़ को बताया गया है, ठीक है। तो आप देखिए कोलाइडली विलयन में क्या होता है कणों का साइज़, तो ये होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कहाँ पे हो जाएगा, ये बी नंबर का, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में जो रहता है उसको हम लोग बोलेंगे कोलाइडली विलयन, ठीक है। एक तीसरा होता है निलंबन सस्पेंशन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जिसका पार्टिकल 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलाइडली। तो इसका हो जाएगा 1000 नैनोमीटर से अधिक, ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग विलयन सॉल्यूशन को कर लिए, कोलाइडली, ट्रू और सस्पेंशन, तीनों को हम लोग खत्म कर दिए। बस यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ कोलाइडली विलयन से ही बनता है, तो कोलाइडली विलयन, ठीक है।
के द्वारा दर्शाई गई गति को क्या कहा जाता है? तो कोलाइड, ये लाइट, एक्चुअली में ये लाइट का क्वेश्चन है, ठीक है, लाइट का क्वेश्चन है। लाइट में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, हम यहाँ पे लेके आए क्योंकि यहाँ पे कोलाइडली विलियन को हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए। तो कोलाइडली विलियन में जो गति होता है वो होता है ब्राउनी गति, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब यहाँ से समझिए बढ़िया से कोलाइडली विलियन के टाइप। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन बताए, जो भी हम नोट्स बनाए हैं, और नोट कैसे बनता है आप लोगों को तो पता होगा, जो भी एकदम सेलेक्टेड चीज़ रहता है उसको हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। तो अपना नोट से जो हम बनाए हुए हैं उसी नोट से हम आप लोग को बता रहे हैं, कहीं से इधर उधर से देख दाख के नहीं, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं एकदम आप लोग आँख बंद करके पढ़िए, एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चन, सीधा सीधा इसी तरह से छपेगा आप लोग का, ठीक है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज रहेगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कोलाइडली विलियन के टाइप क्या क्या होता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में हम लोग देखते हैं। अगर सॉलिड में, ठीक है, अगर सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ, पूछा जाता है ना सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ, जैसे पनीर, पनीर किसका एग्जांपल है? कांच, जो रंगीन कांच होता है किसका एग्जांपल होता है? धुंध जो होता है किसका एग्जांपल है? फॉग किसका एग्जांपल होता है? कुहासा जो गिरता है वो किसका एग्जांपल होता है? आपसे पूछ देता है इस तरह से, ठीक है। तो चलिए सारा को, ये बस 9 है, 9 को आप लोग कर लीजिएगा सारा। ठोस में, सॉलिड में 3, लिक्विड में 3 और गैस में 3, पूरा खत्म। इससे बाहर फिर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ तो क्या आ जाएगा? उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सोल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सॉलिड सोल, ये एकदम लिख लीजिए आप लोग, कॉपी है तो। सॉलिड में सॉलिड मिला हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? सॉलिड सोल। और इसका एग्जांपल सॉलिड सोल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे रंगीन कांच, रंगीन कांच जो होता है, रंगीन कांच किसका एग्जांपल? तो सॉलिड में सॉलिड, ठीक है, कोलाइडल विलियन का एग्जांपल होता है, ठीक है। जैसे होता है जेम स्टोन, जो जेम हम लोग जो अंगूठी में पहनते हैं ना, जेम, मानिक हो गया और पुखराज क्या क्या होता है वो सब, ये सब किस में आ जाएगा? जेम स्टोन हो गया, रंगीन कांच हो गया, ये सब इसी में आ जाता है, ठीक है। अगर कोई लिक्विड में सॉलिड मिला हुआ, लिक्विड में सॉलिड मिला हुआ हो तो क्या होगा? तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल, सिर्फ सोल। अगर हम लोग सॉलिड में सॉलिड मिला था तो सॉलिड सोल, लिक्विड में सॉलिड मिला हुआ हो तो सिर्फ सोल। और इसका एग्जांपल हो गया नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि पेंट हो गया, धातुओं के विलयन हो गया, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, ये सब। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और एक आप लोग कमेंट कीजिएगा, हमको बताइए कि साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग साइंस से ग्रुप बी के एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग ये पता होगा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में अंतर क्या आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए अब अगर गैस में कोई सॉलिड मिला हुआ, गैस में अगर कोई सॉलिड मिला हुआ हो तो उसको बोलते हैं स्मोक। गैस में सॉलिड मिला हुआ कोलाइडली विलियन को क्या कहा जाता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग को उसको मारना है क्या? स्मोक। इसको स्मोक कहा जाता है। इसका एग्जांपल कौन कौन सा होता है? कई बार एग्जांपल से भी पूछता है, धुंध, धुआं, ठीक है, ये सब होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉलिड खत्म कर दिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं लिक्विड में, लिक्विड में, ठीक है। अगर कोई सॉलिड में कोई लिक्विड मिला हुआ, अगर कोई सॉलिड में लिक्विड मिला हुआ तो उसको जेल बोलते हैं। जेल जो बच्चा लोग खाते हैं ना, जेल, आप लोग जेल जैसे क्रीम भी होता है वो, तो पनीर हो गया, मक्खन हो गया, जेली हो गया, ये तीनों ही एग्जांपल है किसका? तो किसका एग्जांपल है? जेल का। और जेल में भी कौन सा? जब कोई सॉलिड में लिक्विड मिला हुआ रहता है तो उसको हम लोग जेल में लाते हैं, जेल में, ठीक है। नेक्स्ट है जब कोई लिक्विड में कोई लिक्विड मिला हुआ हो, लिक्विड कोलाइडली सॉल्यूशन में कोई लिक्विड मिला हुआ यहाँ, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन, ठीक है, इमल्सन यानी कि पायस, ठीक है। जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, ठीक है, ये सबको क्रीम हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे पायस, इमल्सन। और इस किसका एग्जांपल है? लिक्विड में लिक्विड कोलाइडली विलियन का, ठीक है, ठीक है। अब अगर कोई गैस में कोई लिक्विड मिला हुआ हो, गैस में कोई लिक्विड मिला हुआ हो तो उसको बोलते हैं एरोसोल, ठीक है। और ये बादल, धुंध, कोहरा, ये सब का एग्जाम्पल है। चलिए अब आते हैं गैस में। अगर कोई सॉलिड में कोई गैस मिला हुआ हो, सॉलिड में गैस मिला हो तो उसको सॉलिड फॉर्म कहते हैं, ठीक है, जिसके फॉर्म रबर, प्यूमिक स्टोन, ये सब होता है, ठीक है। अब अगर कोई लिक्विड में कोई गैस मिला हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, कौन सा बोलेंगे? झाग बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे, झाग, फेटी हुई क्रीम, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अगर कोई गैस में कोई गैस मिला हुआ है, गैस में गैस मिला हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? एयर। देख रहे हैं एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिला हुआ तो उसको एयर, वायु कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये 9 है, 9 को एक बार अच्छा से कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ये याद करने का टॉपिक है, इसकी याद बिना किए हुए आप लोग इसको एकदम कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसको याद कर लीजिए कि किसमें क्या मिला हुआ है। अगर थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग लगा के याद कीजिएगा तो आप लोग को पूरा ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये 9 है, ये 9 को याद कर लीजिएगा। इससे बाहर हमको नहीं लगता कि अब क्वेश्चन कोई पूछेगा, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मटेरियल जो जितने भी है ये सारा हम करवा दिए हैं। चलिए एक बचा हुआ है कि सॉल्यूशन से जो न्यूमेरिकल बनता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए हम बताए थे क्या? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कौन चीज़ से मिलकर बना होता है? सॉल्यूशन 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, एक सॉल्वेंट जो ज़्यादा होता है और एक सॉल्यूट,
ठीक है, सोल्यूट जो कम रहता है, सॉल्वेंट जिसमें सोल्यूट घुल जाता है, ठीक है। आप यही 3 चीज़ का यूज़ करेंगे। सॉल्यूशन निकालने दे देगा तो अगर इसमें से कोई एक डाटा देगा, एक डाटा पूछेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान इंटू 100, यानी कि ठीक है। अब द्रव्यमान को जिस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। हम डब्ल्यू के फॉर्म में दिए हैं, मास के फॉर्म में लिख सकता है, कुछ भी फॉर्म में लिख सकता है, ठीक है। वेट के फॉर्म में लिख सकता है, ठीक है। चलिए, तो मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट होता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बस ये वाला मेन है, इसको याद रखिए, ठीक है, यही मेन है। अब इसमें मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, हम बोले क्या अभी कि सॉल्यूशन जो मिलके बना होता है वो 2 चीज़ से मिलके बनता है, क्या, तो एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट होता है जो ज़्यादा होता है, सोल्यूट होता है जो कम होता है। हम बताए थे कि पानी और चीनी, तो पानी हो गया ये, तो चीनी हो गया ये, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। तो सोल्यूट जो होता है, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इसका तो रोल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जाम्पल क्वेश्चन में इसको भी लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग इसका यूज से ही इसको निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका यूज़ हुआ, तो मास ऑफ सोल्यूट जो घुला हुआ है जैसे कि चीनी, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 50 ग्राम नमक को 150 ग्राम जल में घोला गया, तो नमक यहाँ पे क्या हो गया, सोल्यूट हो गया। जल यहाँ पे क्या हो गया, 150 ग्राम जल जो है वो क्या हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। और ये दोनों को मिला देंगे, दोनों को घोल देंगे आपस में, इसको सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो रही हमको पूछा गया कि इसमें इसका द्रव्यमान मास बताना है आपको, इसका मास कितना है, तो मास परसेंटेज बताना था। तो मास परसेंटेज बताना तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो सॉल्वेंट मास ऑफ हमको सोल्यूट चाहिए, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 50 ग्राम। चलिए हम लोग 50 ग्राम लिख देंगे यहाँ पे ऊपर में, तो मास ऑफ सोल्यूट 50 ग्राम लिख दिए। उसके बाद हम लोग को चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन, ना कि सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ सॉल्वेंट तो दे रखा है, और सॉल्वेंट और सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को मिला देते हैं, यानी कि 150 ग्राम और 50 ग्राम 200 ग्राम, तो डिवाइडेड बाय 200 ग्राम, तो 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 200 ग्राम। अब इसको काटा पीटी कर दो, जो आएगा और इसका आंसर हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे दिखे, ठीक है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 कर दिया है, यहाँ आ गया 25 ग्राम, ठीक है। अब अगर सेम चीज़ है, अब हम कोई चीज़ अगर हम लोग को वॉल्यूम के और मास में दिया, अब हम लोग को वॉल्यूम के अनुसार भी निकालने दे सकता है, तो कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर इसी तरह से अब हम लोग को अगर निकालने के लिए दे देगा, किसमें, किसी अगर आयतन में दे देगा तो आयतन में भी निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए अब ये फिर से एग्जाम्पल है, 10 ml अल्कोहल को 90 मिलीलीटर, ठीक है, 10 ml अल्कोहल को 90 ml पानी में मिलाया गया, तो 90 ml पानी जो हो गया ये हमारा हो गया क्या, सोल्यूट, माफ़ कीजिएगा सॉल्वेंट, और 10 ml जो अल्कोहल है ये हो गया हमारा क्या, सोल्यूट। हमको सॉल्यूशन सबसे पहले चाहिए, तो सॉल्यूशन दोनों को मिला दो तो सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन कितना हो गया, 90 ml का हो जाएगा। सोल्यूट हमको चाहिए, सोल्यूट कितना है, तो 10 ml, तो मास ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ, या फिर ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया हम लोग को, आयतन निकालना है, तो हमको निकाल देंगे आयतन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 10 ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 90 ml, ये दोनों काट दो 1/9 और इंटू 100, ठीक है, 100 है, ये दोनों को काम काट दो, कितना हो जाएगा 10/9, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा 90 और 10 100 होगा, सॉल्यूशन तो 100 हो जाएगा ना, हमको सोल्यूट लेके चल दिए थे, तो 10/100 और डिवाइडेड बाय 100, ये पूरा पर कट जाएगा, तो 10% हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालना आप लोग जान गए कैसे होगा, ठीक है। बस आप लोग को याद रखना कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सोल्यूट क्या है, ये तीनों अगर आप लोग याद होगा तो ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ जरा सा भी आप लोग समझ में आ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोग को NCERT बेस्ड रहता है और अपना नोट से पढ़ाता हूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।